डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, मेक इन इंडिया बन गया है मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को आत्मनिर्भरता के साथ साथ इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में बनाना है मजबूत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामले में पंजाब में 35% जबकि हरियाणा में 21% आई कमी। केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली जलाने पर नियंत्रण में करेगा पूरी तरह से सहयोग। मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने पर शुक्रवार को हुई बैठक। नई उपयोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना सहित मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए शनिवार को कुमाऊं के ऐतिहासिक कालापानी में टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के लिए जारी करेगी 2000 रुपए की अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार चला रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। ये त्योहारों का समय है। मन की बात के श्रोताओं को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। कोशिश करें कि त्योहारों के दौरान आपके घर में स्थानीय दुकानदारों से खरीदा गया सामान जरूर आए। एक बार फिर आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर स्तरीय बैठक की। बैठक को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री सहित राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35%, हरियाणा में 21% तक की कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली पर नियंत्रण के लिए पूरा सहयोग करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम किया जा सके। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है।
तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण, अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। पराली प्रबंधन पर दिल्ली स्थित कृषि भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण भूपेंद्र यादव एवं संबंधित राज्यों के कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। वहीं कृषि भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस रुक्मणी, मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर वी.एन. काले एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन होते रहते हैं, सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। लोकतंत्र में आंदोलन करना, सवाल उठाना, आलोचना करना, कमी गिनाना सरकारों की, ये नागरिकों का अधिकार है। सरकार संवेदनशील है, किसानों के लिए बड़ा काम कर रही है और जो किसान की मांग होंगी उन पर सुनवाई करके काम करेंगे। और देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिससे राज्य के किसानों को एक साल में कुल 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों को देने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य के किसानों को योजना की दूसरी किस्त 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस के दिन दी जाएगी। इससे पहले किसानों को 5 जुलाई 2024 के दिन योजना की पहली किस्त दी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अक्टूबर को मंदसौर से एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे। वर्ष 2024-25 में किसानों को दी जाने वाली ये दूसरी किस्त होगी। प्रदेश के लगभग 81 लाख किसान परिवारों को इस दिन 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री के साथ पंजाब के चालू कृषि मौसम के लिए डीएपी उर्वरक की उपलब्धता पर चर्चा की। जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि उर्वरक विभाग बिना किसी देरी के राज्य तक पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए निर्बाध डीएपी आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 10 नवंबर 2024 तक पंजाब राज्य को कुल 0.75 LMT की आपूर्ति करने की योजना है ताकि राज्य की मांग को पूरा किया जा सके। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मत्स्य विस्तार नेटवर्क की भूमिका पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक हुई। बैठक में नई उपयोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना सहित मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर चर्चा शामिल हुई। बैठक में मछली किसानों को आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सरकारी समर्थन के साथ जुड़ने में इसके महत्व पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में विस्तार और आउटरीच के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए हाल ही में गठित उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय समिति और उच्च स्तरीय सचिव समिति की पहल पर भी बात हुई। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा नई उन्नत किस्मों का विकास किया जा रहा है ताकि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ऐसे ही आलू की एक नई बायोफोर्टिफाइड किस्म है कुफरी जामुनिया, जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जो बैंगनी रंग का होता है। आलू की इस किस्म का विकास ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। आलू की एक किस्म मध्यम अवधि व अधिक उपज देने वाली नई उन्नत प्रजाति है। ये बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 320 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस किस्म को सामान्य आलू की तुलना में अधिक दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। साथ ही इसका स्वाद सामान्य आलू की तुलना में बेहतर होता है। कुफरी जामुनिया को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानी इलाका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए अनुशंसित किया गया है। किसान इस वर्ष आलू की इस किस्म की खेती करके अच्छी कमाई
कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है। मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शनिवार को भोपाल में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित 1 दशक स्वच्छता के स्वच्छ भोपाल के लिए आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि आज देश भर में 6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। मोदी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का अभियान चलाया, जिससे पुराने कबाड़ को खत्म करने का अभियान चला। इस अभियान से जो जगह बनी उसे जन उपयोगी बनाने का काम किया गया। इस मीडिया कार्यशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मुरुगन ने आह्वान करते हुए कहा कि भोपाल को कैसे नंबर 1 बनाएं, उसके लिए सुझाव दें। सबके साथ से ही विकसित भारत बनाने पर काम होगा। हमारा प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए इतना काम आगे बढ़ा। हम 2014 के बाद ये स्वच्छता 1, 2, 3 अभी 4 भी आएंगे। ऐसे ये स्वच्छता हमारा घर का स्वच्छता, गांव का स्वच्छता, ऐसे देश का स्वच्छता, ऐसे ये स्वच्छता में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी स्वच्छता लेने, गवर्नमेंट फाइल्स डिस्पर्स करने के लिए भी, गवर्नमेंट वेस्ट का, गवर्नमेंट ऑफिस में वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पर्स करने के लिए भी एक स्वच्छता कैंपेन चलाते थे। इसके आज भोपाल सिटी में ऐसे हम स्वच्छता इम्प्लीमेंट किया। बात करेंगे चक्रवाती तूफान दाना की। दाना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि चक्रवात से 11 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जिले केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर हैं। प्रभावित इलाकों में सड़क अवरोधों को हटा दिया गया है। 95% प्रभावित इलाकों में बिजली भी बहाल कर दी गई है। बालेश्वर का निचला तटीय इलाका और भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो गई है। जो अफेक्टेड जिला है 11 जिला में से ज्यादा अफेक्टेड हुआ था 3 जिले में। एक जिला है केंद्रापड़ा और भद्रक और बालेश्वर, वो 3 जिला में ज्यादा अफेक्टेड हुआ। इसमें से जो रोड ब्लॉक हुआ था उसको हमने तुरंत क्लियर कर दिया। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना के कारण 4 लोगों की जान चली गई है। ओडिशा में चक्रवात के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में लोगों की मृत्यु हुई है। ममता बनर्जी ने सभी से वादा किया था कि वे राज्य को लंदन की तरह बना देंगी, लेकिन वे इसे वेनिस जैसा बनाने में भी कामयाब रहीं। ये बहुत दुख की बात है कि मुख्यमंत्री 28 घंटा बैठे रहे और हमारे मुख्यमंत्री का जो प्रभाव, दाना भी उससे डरती है, दाना भी पास कटा के चला गया, लेकिन उसके बाद भी 4 जन का मृत्यु हो गया। उड़ीसा में पूरा दाना का प्रभाव, एक भी मृत्यु नहीं हुआ भगवान का मेहरबानी से, लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 जन का मृत्यु हो गया। पानी जमकर इलेक्ट्रोक्यूशन होकर गिरकर मृत्यु हो गया। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई स्थानों पर आज AQI 400 के पार पहुंच गया है।
आनंद विहार में AQI 405 के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं सोनिया विहार में भी AQI 400 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं रोहिणी, द्वारका, मुंडकौर, बवाना सहित 11 इलाकों में AQI 300 के पार है, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस संबंधित परेशानी और आंखों में जलने जैसी शिकायत है। स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल कालापानी में एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया है। यह होम स्टे पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर SPS चौहान द्वारा शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना और सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही स्थानीय निवासियों के पलायन को रोकने में भी सहायक होगी। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मूंग के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे नरम भाव पर हुए। यहां 25 अक्टूबर को मूंग का भाव 6,750 रुपए क्विंटल था, जो 26 अक्टूबर को 375 रुपए लुढ़क कर 6,375 रुपए रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 25 अक्टूबर को मूंग की खरीद 6,818 रुपए पर हुई। 26 अक्टूबर को इसमें 103 रुपए की नरमी आई और भाव 6,715 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 अक्टूबर को मूंग का भाव 9,500 रुपए था। 26 अक्टूबर को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 9,600 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को मूंग 8,735 रुपए पर बिकी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 31,03,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को जलालाबाद, गोलूवाला और अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। वहीं 25 अक्टूबर को प्याज का भाव था 4,600 रुपए। 26 अक्टूबर को प्याज का भाव 400 रुपए लुढ़क कर 4,200 रुपए रह गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 25 अक्टूबर को प्याज की खरीद 4,500 रुपए पर हुई। 26 अक्टूबर को इसमें 300 रुपए की नरमी आई और भाव 4,200 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ 26 अक्टूबर को प्याज का भाव 20 रुपए गिरकर 3,800 रुपए से 3,780 रुपए रह गया, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 25 अक्टूबर को यहाँ प्याज का भाव 3,250 रुपए था। 26 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 3,450 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22,94,000 टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस मौसम में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। यहां मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाएं। इसके अलावा यहां खरपतवारों को हटाकर मेढ़ों, नालियों और खेतों के पास की पगडंडियों को साफ करें। किसान फसलों और सब्जियों की बुवाई से पहले पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही किसान तैयार मक्के की कटाई करें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में ये समय सरसों, चना और मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसान गेहूं के उन्नत किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बीजों को उपचारित करने के बाद गेहूं की बुवाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में इस समय सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सब्जियों और कपास के खेतों में उर्वरक डालें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी में तैयार मक्का और सोयाबीन की कटाई करें। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय मटर, चना, अलसी और मसूर की बुवाई शुरू करें, जबकि मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में तैयार बाजरे की कटाई के बाद घाई करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में मूंग, उड़द, मक्का, धान और रागी की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय चना, मूंग, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, आलू, मक्का, सूरजमुखी और चारा फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में धान और मोटे अनाजों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, चना और सरसों की उन्नत किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी के शुरुआती किस्मों की नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं खास खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर शाम उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। झारखंड में विधानसभा चुनावों के बीच जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा की नेता सीता सोरेन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा है कि बीएसएफ ने घुसपैठ और सीमा पार अपराध को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा और राज्य में अभियान तेज कर दिया है। भारतीय सेना के इन्फेंट्री दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इन्फेंट्री के सभी रैंक के अधिकारियों का नमन किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर FTMD गीता गोपीनाथ से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2024 के दौरान मुलाकात की। आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज और उससे जुड़े विभिन्न रेलवे स्टेशनों का शनिवार को निरीक्षण किया। त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों और एक बच्चे को हिरासत में लिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ने ये जानकारी दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के बटन दबाते ही प्रदेश के 65,195 विद्यार्थियों के खाते में रकम पहुंच गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।